अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ मुस्तजीबुर रहमान। एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, लेकिन इस बार जावा के ट्यूटोरियल्स लेके आया हूँ। पिछले ट्यूटोरियल्स ऑपरेटिंग सिस्टम के मेरे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए होंगे। उसके ऊपर काफ़ी फ़ीडबैक अच्छा मौसूल हुआ मुझे, और साथ ही मैंने कमेंट्स देखे तो उस पर मुझे कहा गया कि जावा के मुतालिक भी आप हमें ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करें। तो मैंने सोचा क्यों ना आवाम की बेहतरी के लिए, आप दोस्तों की बेहतरी के लिए मैं जावा के ट्यूटोरियल स्टार्ट करूं। तो लिहाजा मैंने अपने जावा के ट्यूटोरियल्स स्टार्ट करने का फ़ैसला किया है। तो आज हमारा पहला ट्यूटोरियल जावा का स्टार्ट होता है, इंट्रोडक्शन टू जावा। इससे पहले कि हम अपना जावा के ट्यूटोरियल स्टार्ट करें, मैं आप दोस्तों से ये कहना चाहूँगा कि आप जो कोई काम कर रहे हैं, अगर जावा के अलावा भी किसी लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, बिगिनर्स को मैं कहना चाहूँगा, अपने बिगिनर्स दोस्तों को, तो वो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें, बजाय इसके कि वो आधा वक्त किसी और लैंग्वेज पे लगाएं और कुछ वक्त इसके ऊपर लगाएं। अगर आप चाह रहे हैं कि आप जल्दी जल्दी से जावा सीख जाएं और कोई डेवलपर बन जाए जावा के थ्रू, तो ये बहुत ही गलत बात है। इस तरह कोई काम नहीं होगा। आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा जावा को, क्योंकि जावा जो है बहुत ही अलग चीज़ है बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से। आपको साथ ही साथ इन ट्यूटोरियल्स के आपको काम करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी दी गई हिदायत पर अमल करेंगे। तो अपना जावा का ट्यूटोरियल, पहला ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू जावा। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि जावा क्या चीज़ है। जावा जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। बेसिकली जो आप पीछे हम गुज़िश्ता क्लासों में सी या सी प्लस प्लस पढ़ के आ चुके हैं, वो एक प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज है। वो फुली उसको ओबे नहीं करती, किसको, ऊप को फुली ओबे नहीं करती। जबकि जावा जो है फुल 100% ऊप को ओबे करती है। तो इसलिए इसको नाम दिया गया है ऊप लैंग्वेज। इट्स एन ऊप लैंग्वेज। जावा की अगर हिस्ट्री के बारे में देखा जाए तो जावा को कुछ पिछले जावा को पहले ज़माने में जावा का नाम दिया गया था, ओक का नाम दिया गया था जावा को। जा जावा को पहले जो कहा जाता था गुज़श्ता ज़माने में ओक के नाम से याद किया जाता था, बाद में इसका नाम तब्दील करके जावा कर दिया गया। और जैसा कि आप देख सकते हैं अगली लाइन में लिखा हुआ है, ये जेम्स गोसलिंग ने 1991 में बनाई थी सन माइक्रो सिस्टम के ताउन से। सन माइक्रो सिस्टम भी एक कंपनी है, बहुत मशहूर कंपनी है। अगर आप जावा की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं मज़ीद, तो नेट के ऊपर इसके ऊपर सर्च कीजिएगा, बहुत ही दिलचस्प डिटेल्स आपको मिलेगी। मेरे यकीन कीजिए, मैं खुद हैरान रह गया था। आई वाज शॉक, टोटली शॉक, जब मुझे पता लगा कि जो जेम्स गोसलिंग के फादर हैं वो जावा के ख़िलाफ़ थे। ये बहुत बड़ा शौक था मेरे लिए भी। बहरहाल ये आउट ऑफ टॉपिक है, हम सीधा अपने पॉइंट पर फोकस करते हैं। अगला हमारा पॉइंट है फीचर्स ऑफ जावा। जावा के काफ़ी सारे फीचर्स हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो इसके अंदर सिंपल, पहला इसका फीचर है सिंपल एंड सिक्योर, कंपाइल, इंटरप्रेटेड, डायनामिक, जैसे कि आपके सामने स्लाइड के अंदर दिया गया है, पोर्टेबल है, मल्टी थ्रेडेड है, रोबस्ट एंड सिक्योर है। तो देखते हैं हम इसके फीचर्स देखते हैं। सिंपल एंड सिक्योर, सिंपल एंड सिक्योर का क्या मतलब है? जो जावा का प्रोग्राम है उसकी सिक्योरिटी की जो सबसे बड़ी वजह है वो इसका बाइट कोड है। बाइट कोड क्या चीज़ है वो हम आगे जाके देखेंगे। बाइट कोड क्या चीज़ है उसको डिटेल में देखेंगे। और इसकी दूसरी बड़ी जो रीज़न है इसकी सिक्योरिटी की, जो सबसे बड़ी रीज़न है वो इसके अंदर पॉइंटर्स हैं। क्योंकि पॉइंटर्स इसके अंदर हम यूज़ नहीं करते, इसलिए जो पॉइंटर्स अगर हम यूज़ नहीं करते तो ये इसकी सिक्योरिटी की सबसे बड़ी वजह है। पोर्टेबल मीन्स का क्या मतलब है? चलें इससे पहले, क्योंकि इसके अंदर बाइट कोड का कॉन्सेप्ट छेड़ा जाएगा, तो आपको मैं बाइट कोड का समझा देता हूँ। बाइट कोड क्या चीज़ है?
बाइट कोड एक क्लास फाइल है जो हमारे जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद हमें मौसूल होती है। जो जावा को कंपाइल के प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद एक क्लास फाइल जो हमें रिसीव होती है उसे हम बाइट कोड कहते हैं। दूसरे अल्फाज में इस तरह कहेंगे, जो अब जावा का प्रोग्राम है वो किसके थ्रू कंपाइल होता है, वो JVM के थ्रू कंपाइल होता है। वो आगे इसके अंदर आएगा पॉइंट नंबर 3 के अंदर, कंपाइल के अंदर। तो बहरहाल तो पोर्टेबल का क्या मतलब है कि पोर्टेबल का मतलब है कि हम, क्योंकि ये हमारा जो प्रोग्राम है जावा का, वो जावा प्रोग्राम जावा फाइल से रन नहीं होता, वो बाइट कोड के ऊपर रन होता है। और बाइट कोड जो है वो हर मशीन के ऊपर आप उसको रन करवा सकते हैं। अगरचे वो अगर आपका PC जो है मोटरोला सपोर्टेड है या इंटेल सपोर्टेड है, इंटेल प्रोसेसर का है, तो आप जो मर्ज़ी हो आप उसके ऊपर जावा का प्रोग्राम रन कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप इंटेल के कंप्यूटर के ऊपर अगर आप अपना जावा का प्रोग्राम लिखते हैं और उसको अगर आप रन करवाना चाहते हैं मोटरोला बेस PC के ऊपर, तो वो उसके ऊपर भी रन करेगा। क्योंकि हमारे पास उसको कंपाइल करने के बाद एक बाइट कोड जनरेट होता है जिसे हम क्लास फाइल कहते हैं, और जो हमारा प्रोग्राम है उस क्लास फाइल से एग्जीक्यूट होता है। इसको डिटेल में बताया गया पॉइंट नंबर 3 में, जिस तरह कि आपके सामने दिया गया है। ये थोड़ी स्लाइड्स क्योंकि ये बनाई गई हैं विंडोज़ में और ये मेरे पास लिनक्स इंस्टॉल है, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं स्टाइल्स वगैरह में। खैर, आप स्टाइल्स वगैरह को इग्नोर कीजिएगा, आप काम के ऊपर ध्यान दीजिएगा। काम जो मैं समझा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप उसको पिक कीजिएगा बजाय इसके कि आप इसके स्लाइड्स के स्टाइल्स के ऊपर ध्यान दें। तो पॉइंट नंबर 3 है कंपाइल एंड इंटरप्रेटेड। आपके सामने है, हमारे पास एक जावा का प्रोग्राम है, फर्स्ट में वाइट कलर में दिया गया है, उससे आगे कंपाइलर लिखा हुआ है। कंपाइलर हमारे पास क्या है, JVM है। JVM स्टैंड फॉर जावा वर्चुअल मशीन, जो कि ईज़िली अवेलेबल है नेट के ऊपर आपके पास ईज़िली अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। कंपाइलर के थ्रू जब हम जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो हमारे पास एक क्लास फाइल जनरेट होती है जिसे हम बाइट कोड कहते हैं, जिस तरह वो एरो के ऊपर लिखा गया है बाइट कोड वाइट कलर के अंदर। जो बाइट कोड है वो फिर इंटरप्रीटर के थ्रू इंटरप्रेट किया जाता है, और इंटरप्रेट करने के बाद हमारे पास जो हमारा बाइट कोड है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है डेफिनेटली। जैसे कि सामने लिखा गया, आपको दिखाया भी गया है, मशीन लैंग्वेज में मशीन कोड जनरेट होता है और वही मशीन कोड ही जो है वो कंप्यूटर प्रोसेस करता है और हमें एक आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। जैसा कि और वो जो आउटपुट है वो हमारे ही यानी कि बाइट कोड के ऊपर ही प्रोसेस करके हमें दी जाती है। तो आगे है, इसका अगला पॉइंट है इसका नोट के अंदर हम कहते हैं द बाइट कोड इज़ अ क्लास फाइल। बाइट कोड जो है हमारे पास एक क्लास फाइल होती है, उसके बाइट कोड के मुतालिक डिटेल में दिया गया बाइट कोड एक क्लास फाइल होती है और ये क्लास फाइल जो होती है इंटरप्रेट किया जाती प्रोसेस के लिए यूज़ की जाती है। बट JVM के बारे में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, JVM स्टैंड फॉर जावा वर्चुअल मशीन, एज इट इज़ वैसे ही लिखा गया JVM जावा वर्चुअल मशीन। और एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो नेट पे इजीली अवेलेबल है और वे आपको क्या प्रोवाइड करता है, मशीन कोड जनरेट करता है हमारी क्लास फाइल का। आगे डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स वी कैन रन जावा प्रोग्राम ऑन इंटरनेट। हम जावा प्रोग्राम इंटरनेट के ऊपर रन कर सकते हैं। हमारे लिए इस पर्पज़ के लिए हमें java.net यूज़ किया गया है। अगला है एज यू कैन सी मल्टी थ्रेडेड स्मॉल प्रोग्राम्स। मल्टी थ्रेड का मतलब क्या होता है, थ्रेड का मतलब होता है एक छोटा सा पार्ट ऑफ एनी प्रोग्राम इज कॉल्ड थ्रेड। सच स्मॉल प्रोग्राम्स कैन रन कंकरेंटली विद जावा। हमारे पास जावा का जो फीचर्स है उसके अंदर मल्टी थ्रेडिंग बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। इसके अंदर बहुत ही यानी कि हम इसको कहें तो आसानी से हम मल्टी थ्रेडिंग कर सकते हैं।
यानी कि एक प्रोग्राम के अंदर हम काफ़ी सारे उसके थ्रेड्स क्रिएट कर सकते हैं और उन थ्रेड्स को कंकरेंटली एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, जबकि हमारे पास सी या C++ में ये काम नहीं होता था, क्योंकि वो सी थी प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज थी, ज़्यादा ओप को फॉलो नहीं करती थी, और ये जो हमारी जावा है फुली ओप को फॉलो करती है। तो इस वजह से मल्टी थ्रेडिंग इसके अंदर बहुत हद तक हम इसको कर सकते हैं मल्टी थ्रेडिंग को। अच्छा, इस पर्पज़ के लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी है पड़ी, java.lang के नाम से है। उसके अंदर एक थ्रेड क्लास एग्जिस्ट करती है, हम उसको यूज़ करते हुए मल्टी थ्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, बहरहाल अगली स्लाइड पर जावा का बेसिक स्ट्रक्चर। अभी इससे जावा का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसके बाद जावा के बेसिक स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। बहुत ही, क्योंकि हर लैंग्वेज का अपना ही बेसिक स्ट्रक्चर होता है, तो लिहाजा जावा के अंदर भी इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। सिर्फ स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बाकी कॉन्सेप्ट व सारे ऊप के वही हैं जो हमने गुज़श्ता लैंग्वेज सी या C++ के अंदर देखे थे। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन इसके अंदर होते हैं। पहला ये एक आपके पास ऑप्शनल पार्ट है, आप इसको यानी कि लिखें या ना लिखें, इस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये क्या है, प्रोग्राम के मुतालिक इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। अगला पैकेज स्टेटमेंट है, पैकेज स्टेटमेंट भी ऑप्शनल है। ये भी अगर आप वैसे ज़्यादातर प्रोग्रामर्स जो हैं, अच्छे प्रोग्रामर्स अगर कह लें, हाई लेवल के जो प्रोग्रामर्स हैं, वो पैकेज स्टेटमेंट को यूज़ करते होते हैं और डॉक्यूमेंट सेक्शन को भी यूज़ करते होते हैं। और ये यूज़ किस लिए होती है, अगर हम अब क्लास में अगर हम एक इट इज़ यूज व्हेन वी वांट टू ऐड मल्टीपल क्लास बिलोंग टू द सेम टाइप। अगर हम सेम टाइप्स की अपनी क्लासेस जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, तो हम पैकेज स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह नीचे देखिए पैकेज स्टूडेंट। अब स्टूडेंट से रिलेटेड जो हैं हमारे पास काफ़ी सारे पैकेजेस अवेलेबल। पैकेज एक स्टूडेंट एक पैकेज है, इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारी क्लासेस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट BSc बैचलर लेवल के भी स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, और हमारे पास इंटर के स्टूडेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, मास्टर के स्टूडेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, और थर्ड इसी तरह। इसलिए हम क्या नाम है पैकेज स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। थर्ड वन है इंपोर्ट स्टेटमेंट। ये भी एक ऑप्शनल है, लेकिन इस हद तक भी ऑप्शनल नहीं है। हमें क्या नाम है काफ़ी सारी जगहों पर इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ता है। ऑप्शनल तो खैर इसे नहीं कहेंगे, लेकिन ऑप्शनल मैं इसे कुछ हद तक कहूँगा शुरू में के प्रोग्राम्स के लिए। बेसिक्स अगर जनरल सिंटैक्स के लिए कहेंगे तो हाँ, इसको मैं ऑप्शनल का नाम दूंगा, ऑप्शनल है। लेकिन अगर हम इसको जनरल से हट के यूज़ करेंगे तो ये ऑप्शनल नहीं है, इसको हमें यूज़ करना होगा इंपोर्ट स्टेटमेंट को, जब हम अपने पैकेजेस को इंपोर्ट करना चाहेंगे एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर। फॉर एग्जांपल आपके सामने दिया गया है, जिस तरह एग्जांपल दी गई है, इंपोर्ट टेस्ट डॉट स्टूडेंट एक पैकेज है, उसके अंदर से टेस्ट को इंपोर्ट किया जा रहा है स्टूडेंट पैकेज में से। और अगर आप उस स्टूडेंट के तमाम पैकेजेस को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो हम इंपोर्ट टेस्ट डॉट स्टैटिक स्टैंड फॉर ऑल, तो हम उसके तमाम पैकेजेस को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरफेस स्टेटमेंट। इंटरफेस स्टेटमेंट्स ये भी एक ऑप्शनल है। इस ऑप्शनल स्टेटमेंट और ये तब यूज़ की जाती है जब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं। क्लास डेफिनेशन नेक्स्ट डेफिनेशन है क्लास। ये हमारे प्रोग्राम्स के अंदर मल्टीपल क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं, हम उसको इसके अंदर डिफ़ाइन करते हैं। ये भी डेफिनेटली एक ट्रू बात है। एक अच्छा प्रोग्रामर लाजमी इसको यूज़ करेगा, क्योंकि वो अगर कोई थर्ड पर्सन अगर आपका आ जाता है आपके प्रोग्राम को चेक करने के लिए, तो उसको उसमें समझने में मुश्किल ना हो। तो इस वजह से हम थर्ड पर्सन से मुराद आपका पार्टनर, अगर आप कोई एक सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं, थर्ड पर्सन से मुराद वो नहीं है कि आपका दूसरा कोई यूज़र बाहर से आ गया और आपकी इंफॉर्मेशन प्रोग्राम्स की लेके चला गया, मतलब कि आपका पार्टनर जो आपके साथ काम कर रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, पॉइंट नंबर 6 है हमारे पास मेन क्लास डेफिनेशन। ये बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। जिस तरह हमारे पास C और C++ के अंदर एग्जिस्ट करता है मेन फंक्शन, सेम टू सेम ये वही चीज़ ही है। ये एसेंशियल पार्ट है, इसके बगैर जावा का प्रोग्राम कभी भी बिल्ड नहीं होगा।
बिल्ड मैंने यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ किया है, हम सी या C++ के अंदर हम उसे कंपाइल का नाम देते थे, इसमें हम बिल्ड का नाम देते हैं। हमारा जावा का जो प्रोग्राम है पहले बिल्ड होता है, बिल्ड होने के बाद रन होता है या एग्जीक्यूट होता है। सो बहरहाल मेन फंक्शन इन जावा, जावा के अंदर मेन फंक्शन को कैसे लिखते हैं, आपके पास सामने आपको ये एक सिंटैक्स नज़र आ रहा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args brackets or statements and bracket close. So what does public mean? Public is a access specifier, पब्लिक एक एक्सेस स्पेसिफायर है पब्लिक। जैसा कि हमने सी और C++ के अंदर की ऊप के अंदर भी हमने पब्लिक को पढ़ा, पब्लिक सॉरी मैं सी कह रही हूँ, C++ की ऊप के अंदर भी हमने पब्लिक को पढ़ा, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर को पढ़ा। पब्लिक क्या है, अगर हम पब्लिक के इसको एक्सेस स्पेसिफायर को यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम किसी भी, अगर हम हमारे पास कोई मसलन कोई क्लास पब्लिक है तो इसका मतलब ये है कि हम उसके तमाम जितने मेथड्स और मेंबर्स हैं हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं उसके चाइल्ड में, ठीक है। तो उसका यानी कि हम ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं आगे। स्टैटिक, व्हाट डज स्टैटिक मीन? वी डोंट नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इफ़ इट इज़ स्टैटिक। स्टैटिक इज़ आल्सो अ कीवर्ड। इसका क्या मतलब है? वी डोंट नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इफ़ द क्लास इज स्टैटिक। आगे इसकी डिटेल भी हम देखेंगे, लेकिन बहरहाल के लिए आप इतना ही याद कर लें कि स्टैटिक का मतलब क्या है। स्टैटिक एक कीवर्ड है और इसको हम क्या इसका मतलब है, वो कहता है वी डोंट नीड टू create object of the class if it is static. Void mean empty, nothing, null, and main main stand for main function, and string क्या है? स्ट्रिंग एक क्लास है, यूज़र डिफाइंड एक प्री डिफाइंड क्लास है और इट्स एन प्री डिफाइंड क्लास। और इसका जो एस है पहला आपका जावा के प्रोग्राम के अंदर, वो एस जो होगा वो कैपिटल होगा। उसका आगे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है args ब्रैकेट्स के साथ। args क्या है? args एक ऑब्जेक्ट है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट इसका कर सकते हैं। स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट मैंने args रखा है, हम जनरल क्योंकि रूल्स फॉलो करते हैं, जनरली भी इसको args ही लिखा जाता है। तो ये मेन फंक्शन का बेसिक सिंटैक्स है, तो इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा ज़रा। अगला हमारे पास है आउटपुट इन जावा। जावा के अंदर हम आउटपुट को कैसे यूज़ करते हैं। हमारे पास दो लाइंस हैं, system.out.print मैसेज और system.out.println और मैसेज। अब दोनों के अंदर क्या फ़र्क है, system.out.print और system.out.println के अंदर क्या फ़र्क है, इसको भी देख लेते हैं हम। बहरहाल इससे पहले कि मैं उसके ऊपर जाऊं, अपने इसके ऊपर फ़र्क के ऊपर जाऊं, मैं आपको बताना चाहूँगा सिस्टम का जो एस है, या हमारे पास जो भी क्लास है यूज़र डिफाइंड क्लास होगी जावा के अंदर, हम उसका जो हमारा पहला कैपिटल जो वर्ड होगा वो हम उसको पहला कैपिटल रखेंगे। तो इसी तरह हमारे पास सिस्टम जो है ये एक प्री डिफाइंड क्लास है। इट इज़ डिफाइंड इन java.lang पैकेज। ये java.lang पैकेज से अंदर एग्जिस्ट करती है सिस्टम क्लास, ये एक प्री डिफाइंड क्लास है। और व्हाट अबाउट आउट का क्या मतलब है? ये एक स्टैटिक फील्ड है इन सिस्टम क्लास। सिस्टम क्या है? सिस्टम एक java.lang के अंदर पैकेज है, एग्जिस्ट किया करता है जो, और जो आउट है इट इज़ अ स्टैटिक फील्ड इन सिस्टम क्लास। ये सिस्टम क्लास के अंदर एक पैकेज फील्ड है जो किस लिए डिफ़ाइन होती है, ये एक 3 कीवर्ड्स के साथ डिफ़ाइन होती है, पब्लिक, स्टैटिक एंड फाइनल। आउट जो है एक सिस्टम क्लास के अंदर स्टैटिक फील्ड है और ये 3 कीवर्ड्स के साथ डिफ़ाइन होती है, पब्लिक, स्टैटिक एंड फाइनल, विद प्रिंट स्ट्रीम आउट। प्रिंट स्ट्रीम आउट क्या है? ये एक सिस्टम क्लास है
जो कि सिस्टम के अंदर, जो हमारे पीछे डॉट से पहले सिस्टम लिखा हुआ है, जिस सिस्टम एक स्टैटिक एक क्लास है, एक पैकेज है जो इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, किसमें जावा डॉट लैंग में एग्जिस्ट करता है। और जो आउट है, आउट वो कहता है इट इज़ अ स्टैटिक फील्ड इन सिस्टम क्लास, इट इज़ डिफाइंड विथ 3 कीवर्ड्स विथ पब्लिक, स्टैटिक एंड फाइनल in system class. And what is the name of that system class? The name of that system class is print stream out, because we are printing our message, that's why it belongs to the class named print stream out. Okay, if we are getting the response from the user, then there will be in, and that will belong, definitely that will belong to print, that will not belong to print stream out, it will belong to print stream in, sorry, it will belong to print stream in instead of out. नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंट, व्हाट विल प्रिंट डू। प्रिंट जो है आपका मैसेज को प्रिंट कर देगा, जस्ट काम एक एपीआई है जो एक फंक्शन है, एक बिल्डिंग जो आपके मैसेज को प्रिंट कर देगा। आगे नेक्स्ट नीचे अगर हम देखें तो वहाँ पे प्रिंट एल एन लिखा गया है, और प्रिंट एल एन में क्या फ़र्क है, प्रिंट का और प्रिंट एल एन के अंदर फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि हमारा प्रिंट अगर हम साथ लिखते हैं तो जो हमारा कर्सर है वो लाइन को प्रिंट करने के बाद उसी के आगे रहेगा और अगला मैसेज उसी के आगे प्रिंट करेगा। जबकि अगर हम प्रिंट एल एन लिखते हैं तो हमारा जो मैसेज है, अगला न्यू मैसेज प्रिंट होगा, वो न्यू लाइन में प्रिंट होगा। जिस तरह हम दूसरे लफ्ज़ों में कहें, अगर हम सी के अंदर लिखते थे तो हम सी आउट लिखते, आगे एंड एल लिख देते थे, सी आउट एंड एल लिखते थे ना। तो सेम टू सेम ये वही चीज़ है, प्रिंट और प्रिंट एल एन। अगला है हमारे पास इनपुट इन जावा। व्हाट अबाउट इनपुट इन जावा। इनपुट किस तरीके से जावा के अंदर ली जाती है। फॉर इनपुट वी विल यूज़ अ स्कैनर क्लास, हम एक स्कैनर क्लास को यूज़ करेंगे। जिस तरह के मैंने कहा था, आपको पहले ही कह दिया था कि इंपोर्ट, उधर मैंने ऑप्शन डाला था उस हद के लिए कि अगर हमने यूज़र से इंटरैक्शन नहीं करनी तो हम इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अब हम जब इंपोर्ट यूज़र से इंटरैक्शन यूज़ करेंगे या फिर काफ़ी सारे पैकेजेस यूज़ करना चाहते हैं जो हमारे पास इंपोर्ट करने से ही आएंगे, तो हम इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। बहरहाल फॉर इंपोर्ट स्टेटमेंट हम स्कैनर क्लास को यूज़ करेंगे। स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। स्कैनर एक प्री डिफाइंड क्लास है, प्री डिफाइंड क्लास होती है हमारे पास एक स्कैनर। नीचे बहरहाल इसका एक सिंटैक्स दिया गया है। सिंटैक्स क्या है, हमारे पास इनपुट लेने का तरीक़ाकार क्या है, वेरिएबल का नाम इक्वल टू स्कैनर का ऑब्जेक्ट, जो हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है, डॉट नेक्स्ट आपने लिखना है। और डाटा टाइप का मतलब क्या है, डाटा टाइप आपने वो लिखनी है जो हमारे पास वेरिएबल की हमारी डाटा टाइप है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर वेरिएबल की डाटा टाइप इंट है, तो नेक्स्ट के साथ इंट आएगा, नेक्स्ट इंट ब्रैकेट्स। अगर हमारे पास स्ट्रिंग है उसकी डाटा टाइप तो नेक्स्ट आएगा खाली, और अगर 4 है तो नेक्स्ट 4 आएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको कहा था कि हमारे जो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस या क्लासेस होंगे, हम उसका पहला जो वर्ड होगा वो कैपिटल रखेंगे। तो लिहाजा इंट अगर हम लिखेंगे तो इंट का आई कैपिटल होगा, 4 का सी कैपिटल होगा, और जो स्ट्रिंग होगा स्ट्रिंग का एस कैपिटल होगा। ठीक है, स्ट्रिंग का एस कैपिटल होगा। आगे हम देखते हैं इसका। अच्छा, इससे आगे मैं आपको कुछ हिदायत देना चाहूँगा, वो मैंने लिखा था थोड़ा, क्योंकि स्लाइड्स मेरे अब जल्दी में मैंने स्लाइड्स बनाई हैं, मेरे पास टाइम इतना नहीं हुआ है, तो इस वजह से मैंने स्लाइड्स जल्दी बनाई। और मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि स्लाइड बजाय इसके कि आप मेरी स्लाइड्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, आप समझने की कोशिश करें कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, तो बिफोर वी स्टार्ट द कोडिंग आई विल टेल यू सम आइडियाज़ इज ईज़िली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट फॉर द कोडिंग ऑफ द जावा ओवर जावा प्रोग्राम। हमारे पास सबसे पहले नंबर पर जो एक कोडिंग है नेटबीन्स, हमारे पास आईडी एग्जिस्ट करती है जो बहुत ही मशहूर आईडी है, वो है नेटबीन्स है।
नेटबीन्स के बाद हमारे पास एक है एक्लिप्स है, और उसके बाद एंड्रॉयड स्टूडियो ब्लू जे है, और इसके बाद हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो 2014 है। ठीक है, नेटबीन्स जो है आप इजीली नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। एक्लिप्स जो है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, इजीली अवेलेबल है। मैं तो आपको कहूँगा कि आप एक्लिप्स को डाउनलोड करें। एक्लिप्स बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप चाहते हैं स्टैंडर्ड की प्रोग्रामिंग चाहते हैं, आईडी अगर स्टैंडर्ड की चाहते हैं तो नेटबीन्स कर लें और यहाँ एक्लिप्स कर लें। मैं इन दो के साथ जाऊँगा। मेरा तो जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अभी जैसे मैंने लिखा वी विल यूज़ एक्लिप्स मास, मैं एक्लिप्स मास को यूज़ करूँगा। लेटेस्ट वर्जन एक्लिप्स नियॉन है, आप एक्लिप्स नियॉन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगली स्लाइड्स आ गई मेरी, ये अल्लाह हाफिज़ की। टिल नेक्स्ट स्टोरी इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर मेरी इसके अंदर कोई कोताही अगर आपको लगी, कोई कमी लगी मेरी स्लाइड्स के अंदर, मेरे समझाने के तरीक़ेकार में, तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, अपने कमेंट्स से मुझे आगाह कीजिएगा। पहले भी आप काफ़ी सारे कमेंट्स से मैंने सीखा है, और इसी तरह हम एक दूसरे को अगर सीखते और सिखाते रहें तो ही बात बनती है। तो मेरी बहरहाल मेरी स्लाइड्स के ऊपर मैं फिर से एक बार कहूँगा, ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा इंशाल्लाह। अच्छा, बहरहाल अगले हम ट्यूटोरियल के अंदर सीधा डायरेक्ट जावा की कोडिंग के ऊपर जाएंगे। तो आप तब तक हम जो मैंने आपको आईडीज़ बताई हैं नेटबीन, या आप वो दूसरी कर लीजिएगा, एक्लिप्स कर लीजिएगा। एक्लिप्स का कोई भी वर्जन कर लें, एक्लिप्स मास कर लें या एक्लिप्स नियॉन करने की कोशिश कीजिएगा, नया वर्जन करें। अच्छा, एक्लिप्स करने के बाद आपको सबसे पहले एक साथ ही आपको जावा जेवीएम भी आपको, या जेडीके भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जेडीके मैं आपको कहूँगा कि 8 कुछ है समथिंग उसका वर्जन है। आप लेटेस्ट वर्जन उसका यूज़ कीजिए ताकि आपको आसानी हो। तो आप हमें प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर मुझे लाइक करें आप, मेरे फेसबुक पेज है आपके पास अवेलेबल, नीचे लिंक दिया गया www.facebook.com/atham.edu.pk। अपने कमेंट्स से मुझे आगाह कीजिएगा। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।